हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का गबन उपन्यास, जो प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है, गबन उपन्यास का अध्याय 39 कवर करेंगे। उसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है, यदि आप लोगों की इच्छा हो तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। गबन उपन्यास का अध्याय 39। वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात है, जो बातों में कर जाती है। रामा और जल्पा दोनों ही अपनी 6 महीने की कथा कहानी थी। रामा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बढ़ा चढ़ाकर बयान किया। जल्पा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक न आने दी। वह डरती थी इन्हें दुख होगा, लेकिन रामा को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, यह सारी कथा उसकी करुण शब्दों में कहीं और जल्पा को सिसक कर सुबीत हुआ कहा अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब सभी बातों में उसे परास्त होना पड़ा था। जो बात उसे असूझ मालूम हुई, उसे जल्पा ने चुटकियों में पूरा कर दिया। शतरंज वाली बात तो वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहाँ भी जल्पा ने ही नीचा दिखाया। फिर उसकी कृति लालसा को अपने सिवा और क्या उपाय था कि अपने कष्टों की रोई को पर्वत बनाकर दिखाए। जल्पा ने सिसककर कहा, तुमने यह सारी आफतें झेली, पर हमें एक पत्र तक ना लिखा। क्यों लिखते, हमसे नाता ही क्या था। मुंह देखे की प्रीति थी, आँख होठ पहाड़ ओठ। रामा ने हसरत से कहा, यह बात नहीं थी जल्पा, दिल पर जो कुछ गुजरती थी दिल ही जानता था, लेकिन लिखने का मुँह भी तो हो। जब मुंह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति कथा क्या लिखने बैठते। मैंने तो सोच लिया था जब तक खूब रुपए न कमा लूँगा एक शब्द भी ना लिखूँगा। जल्पा ने आंसू भरी आंखों के व्यंग भर के कहा, ठीक ही था, रुपए आदमियों से भी प्यारे होते हैं, हम तो रुपए का यार हैं। तुम चाहे चोरी करो, डाका डालो, जाली नोट बनाओ, झूठी गवाही दो या भीख मांगो, किसी उपाय से रुपए लाओ। तुमने हमारे स्वभाव को कितना ठीक समझा है कि वाह, गोसाई जी भी तो कह गए हैं, स्वार्थ लाई करहीं सब प्रीत। रामा ने छेपते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, यह बात ना थी। मैं यही सोचता था कि इन फटे हालों में जाऊंगा कैसे। सच कहता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा डर तुम्ही से लगता था। सोचता था कि तुम कितनी कपटी झूठे कायर समझ रही होगी। शायद मेरे मन में यह भाव था कि रुपए की थैली देकर तुम्हारा हृदय कुछ तो नर्म होगा। जल्पा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया तुम मुझे कितनी नीच, कितनी स्वार्थिनी, कितनी लोभनी समझते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सारा अक्सर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन ही क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपए का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपए रोज खर्च करे, 2,000 के गहने पहनने की नियत रखे, तो वह अपनी और अपनी तबाही का सामान कर रही थी। अगर तुमने मुझे इतनी धन लोपन समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी उसमें फिर ना यदूंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों को कुछ प्रायश्चित किया है और शेष जीवन के अंत तक समय तक करूँगी। यह मैं नहीं कहती कि भोग विलास से मेरा भी जी भर गया, यह गहने कपड़े से मैं ऊब गई, या सैर सपाटे से मुझे घृणा हो गई। यह सब अभिलाषाएं जयो का तयो है। अगर तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने संयोग से उन्हें पूरा कर लिया हो सके तो कहना, लेकिन नियत खोटी करके, आत्मा को कुलोषित करके 1 लाख भी लाओ तो मैं उसे ठुकरा दूंगी। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस को गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी वक्त दादा को साथ लेकर तुम्हारे बंगले तक गई, मगर उसी दिन तुम बाहर चले गए थे और आज लौटे हो। मैं इतने आदमियों को खून अपनी गर्दन पे नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो, मैं पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी थी। मेरा यह मामला से कोई संबंध नहीं है। रामा ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला है तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूँ। एक बात कहकर मुकर जाने से साहस मुझ में नहीं है। बयान तो बदलना ही पड़ेगा, आखिर कैसे। मुश्किल क्या है, जब तुम्हें मालूम हो गया कि यूनिवर्सिटी तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती, तो फिर किस बात का डर। डर ना हो,
तो कोई चीज़ होती है, जिस मुँह से एक बात कही उसी मुँह से मुकर जाऊँ। यह तो मुझसे ना होगा। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, आराम से ज़िंदगी बसर होगी। मुझ में गली गली ठोकर खाने की बूता नहीं है। जल्पा ने कोई जवाब ना दिया। यह सोच रही थी कि आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रामा ने फिर दृढ़ता से कहा, और मेरी ही गवाही तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह बच नहीं सकती। हाँ, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। जल्पा ने तैयारी चढ़ाकर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो जी। क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों को गला काटो? मैं इसे नहीं सह सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों को मर जाना मंजूर है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है वह सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी को बुरा करके स्वार्थ का राजा भी नहीं ले सकती। रामा इस आदर्शवाद से चिढ़कर बोला कि तो क्या तुम चाहती है कि मैं यहाँ कूलीगिरी करूँ? जल्पा, नहीं, मैं यह नहीं चाहती, लेकिन अगर कूलीगिरी भी करना पड़े तो वह खून की तर रोटियाँ खाने से कहीं बढ़कर है। रामा ने शांत भाव से कहा, जल्पा, तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो मैं उतना नीच नहीं हूँ। बुरी बात सभी को बुरी लगती है। इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थिति ने मुझे लाचार कर दिया है। मुझसे अब ठोकरें खाने की शक्ति नहीं है। ना मैं पुलिस को रार मोल ले सकता हूँ। दुनिया में सभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहती हो जहाँ पहुँचने की शक्ति मुझ पे नहीं है? जल्पा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, जिस आदमी ने हत्या करने की शक्ति हो उसमें हत्या ना करने की शक्ति का ना होना अचंभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो उसमें खड़े रहने की शक्ति ना हो, इसे कौन मानेगा? जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति आप ही आप आ जाती है। तुम यह निश्चय कर लो कि तुम बयान बदलना है बस, और बातें आप आ जाएगी। रामा सिर झुकाए हुए सुनता रहा। जल्पा ने और आवेश में आकर कहा, अगर तुम्हें यह पाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही यहाँ से विदा कर दो। मैं मुंह में कालिख लगाकर यहाँ से चली जाऊँगी और फिर तुम्हें दिख करने ना आऊँगी। तुम आनंद से रहना। मैं अपना पेट मेहनत मजदूरी करके भर लूँगी। अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए यह दुर्बलता हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं देख रही हूँ यह हमारा सर्वनाश करके छोड़ेगी। रामा के दिल में कुछ चोट लगी। सिर खुजलाकर बोला, चाहता तो भी मैं हूँ कि किसी तरह इस मुसीबत से जान बचे। तो बचाते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कहते शर्म आती है तो मैं चलूँ, यही अच्छा होगा। मैं भी चली जाऊँगी और तुम्हारे सुपरटेंडेंट साहब से सारा वितरण साफ कह दूँगी। रामा ने सारा पसोपेश गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गति वह ना करना चाहता था कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, तुम्हारे चलने की ज़रूरत नहीं है जल्पा, मैं उन लोगों को समझा दूँगा। जल्पा ने जोर देकर कहा, साफ बताओ, अपना बयान बदलोगे या नहीं? रामा ने मानो कोने में दबकर कहा, कहता तो हूँ बदल दूँगा, मेरे कहने से या अपने दिल से। तुम्हारे कहने से नहीं, अपने दिल से मुझे खुद ही ऐसे बातों में घिरना है। सिर्फ जरा हिचक थी, वह तुमने निकाल दी। फिर और बातें होने लगी। कैसे पता चला कि रामा ने रुपए कैसे उड़ा दिए हैं, रुपए आधा कैसे हो गए, और लोगों को गमन की खबर हुई या घर ही में दब कर रह गई। रतन पर क्या गुजरी, गोपी क्यों इतनी जल्दी चल गया, दोनों कुछ पढ़ रहे हैं या उसी तरह आवारा फिरा करते हैं। आखिर में अम्मा और दादा का जिक्र आया। फिर जीवन की मंसूबे बांधो जाने लगा। जल्पा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन ले लें और आनंद से खेती बाड़ी करें। रामा ने कहा, कहीं उससे अच्छा है कि यहाँ चाय की दुकान खोलें। उस पर दोनों का मुहावसा हुआ। आखिर रामा ने हार माननी पड़ी। यहाँ रहकर वह घर की देखभाल ना कर सकता था, भाइयों की शिक्षा ना दे सकता था और ना माता पिता की सेवा सत्कार कर सकता था। इसी के साथ हमारा 39 अध्याय भी समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में हम लोग 40 कवर करेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को गबन उपन्यास सीरीज अच्छी लग रही होगी तो हमें कमेंट करके मोटिवेट कीजिए ताकि मैं पूरी की पूरी गबन उपन्यास कंप्लीट कर सकूं। लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलती हूँ अगले एपिसोड 40 लेकर आप लोगों के समक्ष।